गुड इवनिंग साथियों। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में पार्ट सेकंड में। आज हम ले रहे हैं सबसे पहले भारतीय संविधान की सूची नंबर 7 नंबर सूची के अंदर जो हमारी सूची है उसमें 7 नंबर सूची के अंदर केंद्र, राज्य और जो स्थानीय सरकारें हैं इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है कि भाई किन विषय के ऊपर केंद्र सरकार शासन करेगी, अपने नियम बनाएगी, कौन कौन से विषय हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी और कौन से पर समवर्ती मतलब समान अधिकार। केंद्र को भी उतने अधिकार है जितना राज्य को, लेकिन किसी बात को लेकर के विवाद होता है तो ऐसी कंडीशन में राज्य की तुलना में केंद्र को ज़्यादा पावर है। एक सूची बनाई गई अपशिष्ट, क्योंकि उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि हो सकता है भविष्य में कल कोई नया ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो आज नहीं है, जैसे इंटरनेट है, साइबर है ना। ये उस समय इनके बारे में कोई विचार नहीं किया गया, इसलिए ये खाली छोड़ दिया गया और इसमें यह नहीं लिखा कि कितने विषय होंगे। अब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है हम इसके अंदर अन्य विषयों को भी जोड़ते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सूची जो हमारे संविधान के अंदर अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर सूची को शामिल किया गया है। तो ये सूचियां जो है, ये देखिए, ये सूची नंबर 1 के ऊपर है संघ सूची। संघ सूची, तो संघ सूची के बारे में आपको बता दूं, इसमें शुरू के अंदर 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र के जो विषय ना वो कम नहीं होते, लेकिन राज्य के विषय कम हो सकते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण विषय होता है तो उसको राज्य से हटा करके केंद्र में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब हमारा संविधान निर्माण हुआ उस समय हमारे पास केवल संघ सूची में 97 विषय थे, जो वर्तमान में कितने हो गए 100, और इसके ऊपर केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और वर्तमान में है 61। 66 विषय से कम हो गए देखिए, और इसके ऊपर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। तीसरी है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, सम का मतलब हो गया, समवर्ती सूची में शुरू में 47 विषय थे और वर्तमान में है 52। समवर्ती, सम माने बराबर, अर्थात केंद्र को भी अधिकार है और राज्य को भी अधिकार है। और नंबर 4 जो है वो है अपशिष्ट। अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची के अंदर जैसे साइबर, अंतरिक्ष और परमाणु जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अब हम एक एक को देखते हैं। संघ सूची में वो विषय हैं जो राष्ट्र हित के लिए हैं, जैसे जनगणना, बैंक, रेलवे, डिफेंस, विदेश नीति, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे संघ सूची में शामिल हैं और इस पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। दूसरा है राज्य सूची, जिसमें पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, जैसे रोजगार, पुलिस, ये जो ऐसे डिपार्टमेंट जो सीधे राज्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब किसी राज्य में कितने पुलिस बल की आवश्यकता है ये राज्य सरकार ही जानती है, केंद्र को इसका पता नहीं होता। इसलिए ऐसे विषय जो सीधे राज्य से जुड़े हुए हैं इन पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। तीसरा है समवर्ती सूची। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, हालांकि इस पर केंद्र और राज्य दोनों अधिकार है दोनों को कानून बनाने का। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे शिक्षा। शिक्षा जो है अलग अलग बोर्ड आप जानते हैं,
राजस्थान बोर्ड अलग है, CBSE बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, हरियाणवी बोर्ड अलग है। तो इसलिए इस शिक्षा के ऊपर केंद्र को भी अधिकार है और राज्य को भी अधिकार है। तो जो राज्य से और केंद्र से दोनों से संबंधित विषय हैं वो रखे गए समवर्ती सूची में। इसके बाद में अवशिष्ट सूची ये इसलिए बनाई गई कि भाई भविष्य में हो सकता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, ऐसा विषय हो जिसकी आज तो आवश्यकता नहीं है लेकिन आगे आवश्यकता पड़े, इसलिए समवर्ती सूची को शामिल किया गया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई भारतीय संविधान की अनुसूचियों में अनुसूची नंबर 7 में 4 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा 7वीं अनुसूची थी। इसके आगे हम लेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर हमारे भाषा को लिया गया है। भाषा 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। तो अनुसूची नंबर 8 भाषा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास भारतीय संविधान में केवल 14 भाषाओं को मान्यता थी और 14 ही राज्य थे। लेकिन उसके बाद एक और भाषा को मान्यता मिल गई, वो भाषा थी सिंधी। सिंधी भाषा को मान्यता मिल गई और भाषा के नाम पर पहला राज्य जो बना वो था हमारा आंध्र प्रदेश। उसके बाद 3 और भाषाओं को स्थान दिया गया। उसके बाद 4 भाषाओं को और वर्तमान में कितनी भाषा गई? 22। अगर आज ऐसा प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता थी तो हम कहेंगे 14। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता तो हम कहेंगे 22। देखिए 14 हमारी मूल भाषाएं थी, उसके बाद एक भाषा और जोड़ दी, कौन सी? सिंधी। हमने एक सिंधी भाषा को और जोड़ दिया। उसके बाद 3 और भाषाएं जुड़ गई। नंबर 1 कोंकणी, कोंकणी भाषा। नंबर 2 मणिपुरी भाषा और नंबर 3 एक विदेशी भाषा जिसको हम कहते हैं नेपाली, नेपाली भाषा। अर्थात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को और जगह दे दी गई। तो इस प्रकार से कितनी भाषा हो गई? 18 भाषा हो गई। उसके बाद फिर हमारे संविधान में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? वो 4 भाषा है, जो 4 भाषाएं हैं, पहला नंबर है संथाली। पहली भाषा है संथाली। नंबर 2 मैथिली। नंबर 3 बोडो और नंबर 4 डोगरी, डोगरी भाषा। ये हमारी भाषाएं हैं संविधान के अनुसूची 8 में। अलग अलग आप देख सकते हैं, शुरू में जब हमारा देश का संविधान निर्माण हुआ तो मूल भाषाएं 14 थी, फिर सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 3 और भाषाएं हैं जिसके अंदर मणिपुरी भाषा हो गई, कोंकणी भाषा हो गई, नेपाली भाषा हो गई। उसके बाद 4 भाषाओं को एक साथ फिर जोड़ा गया। 4 भाषाओं में आप देख रहे हैं संथाली है, मैथिली है, उसके बाद में बोडो भाषा है और नंबर 4 पर है डोगरी। हमारी अंतिम भाषा भी अगर कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है तो अंतिम भाषा डोगरी भाषा को हम मानते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के अंदर अंतिम भाषा को कौन सी भाषा को मान्यता मिली है तो हम कहेंगे डोगरी भाषा को। अब देखिए हरियाणा इतना बड़ा क्षेत्र है, हरियाणवी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारी अनुसूचियों में हरियाणवी भाषा नहीं है। राजस्थान इतना बड़ा है लेकिन मारवाड़ी भाषा को मान्यता नहीं है। तो इस प्रकार अनुसूची 8 में क्या दिया गया था? अनुसूची 8 में दिया गया था कि हमारे संविधान के अंदर हमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके बाद में हम लेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अनुसूची 9 के बारे में जानिए, यह किससे जुड़ी हुई है। अनुसूची 9 जो है वो प्रथम संविधान संशोधन से लिया गया है। अनुसूची 9 में क्या है, प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंदर जो क्षत्रियों ने दान दिया है, जो राजपूतों ने दान दिया है अपने देश के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। 1951 में यानी 1950 में तो अनुसूची को शामिल किया और 51 के अंदर इसमें संशोधन क्यों करना पड़ा, पहले तो हम इस पर बात करते हैं। अर्थात 10 मई 1951, 10 मई 1951 और 18 जून 1951, ये 2 डेट आप याद रखें। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर यानी पार्लियामेंट में 10 मई 1951 को प्रस्ताव रखा और 18 जून 1951 को प्रस्ताव पारित हो गया। इसके अंदर 31A और 31B, 31A और 31B ये दोनों ही भूमि सुधार से संबंधित थे। भूमि सुधार, ये संशोधन इसलिए किया गया था कि इसमें भूमि सुधार जो है वो कानून बनाना था। कैसे, 1951 में जैसे ही हमारा देश जो है वो हमारा संविधान लागू हुआ तो ये समस्याएं आने लगी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके पास, जो खेती करने वाले मजदूर वर्ग हैं उनके पास ज़मीन नहीं थी। ज़मीन जितनी भी थी सब जमींदारों के पास में थी। इसलिए जमींदारों से ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए, अधिग्रहण इसीलिए इसको भूमि अधिग्रहण भी कहते हैं, करने के लिए एक कानून पास किया गया और इस कानून के तहत जो ज़मीन है, जिन जमींदारों की, वो ज़मीन उन किसानों को दी गई जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। हालांकि हमारे पास संपत्ति का अधिकार था, इसीलिए ये करना बहुत मुश्किल था। इसलिए अलग से संसद में ये संशोधन किया गया और इस नियम के तहत किसी भी व्यक्ति को जिसकी ज़मीन सरकार ले रही थी उसको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। तो ये भूमि सुधार का है जो 31A और 31B है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है भाई, उस समय राजपूतों के पास 565 रियासतें थी, 565 रियासतें, 83 किले थे, 83 गढ़ थे और 18,700 किले तथा लगभग 40 लाख हेक्टर, 40 लाख हेक्टर जमीन। कुछ लोग आजकल यह बात करते हैं कि राजपूतों ने क्या किया। अरे भाई, अगर यहाँ राजपूत या क्षत्रिय नहीं होते तो न तो ये भारत आपका कभी आज़ाद होता और नहीं जो हमारे छुट भाई हैं वो हमारे बराबर खड़े होते। राजपूतों ने अपना दिल बड़ा किया, सीना तान करके उन्होंने दान किया, अपने 565 रियासतों को सरकार को दान दिया। छोटी मोटी बात नहीं है ये। इसके बाद हमारे पास अर्थात राजपूतों के पास 83 किले थे और 83 गढ़ थे। गढ़ जो थे वो 83 थे और 18,700 किले, 18,700 किले और लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन थी जो राजपूतों ने केवल इसलिए दान दे दी कि भारत के अंदर कोई गरीब न रहे और भारत जो है एक समृद्ध राष्ट्र बन सके। मैं ये कहूँगा कि इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, कोई ऐसी जाति, कोई ऐसे धर्म का आदमी नहीं है जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो। तो आज भी भारत
कर्जदार है इन क्षत्रियों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ दान दे दिया अपने देश की आन बान और शान के लिए। तो ये था हमारा नौवीं जो अनुसूची है, जिसके अंदर प्रथम संविधान संशोधन हुआ। कब? 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 मई 1951 में एक प्रस्ताव लेकर के आए पार्लियामेंट में और 18 जून 1951 को यह प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के दौरान 31A और 31B को जोड़ा गया, जिसके अंदर भूमि सुधार के नाम पर भूमि अधिग्रहण को स्वीकार किया गया। अर्थात जमींदारों से, जमींदार कौन थे उस समय? उस समय जमींदार राजपूत लोग थे, क्षत्रिय थे, उनकी जमीन को लेकर के छोटे लोगों में दिया गया। ऐसा माना जाता है कि आज से 180 वर्ष पहले 84% जमीन केवल राजपूतों के पास में थी, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यह प्रतिशत घट करके 52% आ गया। 1950 तक भारत के अंदर 52% जमीन के जो मालिक थे वो केवल और केवल राजपूत थे। लेकिन समय गुजरता गया और सन 2000 के अंदर केवल 31% जमीन राजपूतों के पास रही। बाकी सारी की सारी जमीन जो है धीरे धीरे आवंटित हो गई, चाहे वो बेच दी गई हो, चाहे दान दे दी गई हो। और 2013 में यह आंकड़ा और नीचे आ गया और भारत के राजपूतों के पास केवल 16% जमीन रही। आज 2025 के मैं फिक्स आंकड़े तो नहीं बता सकता क्योंकि कहीं ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपने पीछे के इतिहास को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि लगभग 7% जमीन ही हमारे पास अर्थात राजपूतों के पास रही है। अगर ये हालात रहे तो एक दिन राजपूत भूमिहीन हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ क्षत्रियों की जो जमीन जो कभी 84% हुआ करते थे 7% में आ गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इस कौम ने बहुत ज़्यादा दान दिया है इस देश को, और इस देश को बनाए रखने के लिए, इस देश में मान सम्मान देश का बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व में भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए जो सबसे बड़ा दान किया है वो एक ही है, क्षत्रिय कास्ट या राजपूत कास्ट। आज जिसके कारण पूरा भारत विश्व में सर उठा करके बोल रहा है। जय हिंद, जय भारत।